हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विंग्स एक उड़ान। मैं रणधीर सिंह फिर इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए आज आ गया हूँ। और आज हम कल के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। अब टाइप्स में मैंने रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े लेमैन लैंग्वेज में समझाया था, बट कल वीडियो मुझे देख के लगा कि शायद आपको कुछ और क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें, तो मैं और डाउट्स आपको रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्लियर कर दूं। तो आज वही अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस है और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए, तो उसमें 5 मिनट का मैं टाइम लूंगा आपका इसको समझाने में। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे प्रीएम्बल के साथ। देखो, कल मैंने जैसे बोला था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल लॉज आर रिटन। ऑल लॉज आर रिटन मतलब दे आर कोडिफाइड इन वन सिंगल डॉक्यूमेंट, इन सिंगल डॉक्यूमेंट। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज एक डॉक्यूमेंट में कोडिफाई नहीं होते। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा डिफरेंस अगर आप देखोगे ऑन माय राइट, तो आपको दिखेगा कि सेकंड डिफरेंस क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोल रहे हैं कि कौन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और इसी के ऑपोजिट में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, हु इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो इसका मतलब पार्लियामेंट को किसने क्रिएट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किससे आया, पार्लियामेंट से आया, ना पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से आई। ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या बोलता है कि एक फिक्स्ड बॉडी, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एक फिक्स्ड डेट में बनाया होगा, लागू किया होगा, और एक फिक्स्ड बॉडी होगी इसको बनाने वाली। बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप एग्जांपल ले लो, एक प्रॉपर बॉडी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्या नाम था उसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम था। और एक प्रॉपर फिक्स डेट थी जिस दिन हमने इसको अडॉप्ट किया। कौन सी डेट थी वो, 26 नवंबर 1949। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो फिक्स्ड बॉडी, नो फिक्स डेट। जब कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी फिक्स बॉडी ने बनाया हो या किसी फिक्स डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, लागू हुआ हो। थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्लियर कट डिमार्केशन डिफरेंशिएशन मिलेगी, किस में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में और ऑर्डिनरी लॉज में। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डिनरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, तो आपने बोला क्लियर कट है भाई, ऑर्डिनरी लॉज है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ही नहीं है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में परफेक्टली डिमार्केशन की होती है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड ऑर्डिनरी लॉज। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड ऑर्डिनरी लॉज। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी इट विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, किसमें, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट डिफरेंस क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो रिजिड हो सकते हैं बहुत, या तो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। मतलब क्या है, दो कंट्रीज के एग्जांपल लेते हैं जिनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक श्रीलंका, एक यूएसए। जो श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज आल्सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंस क्या है, जो श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है। फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, डिफरेंस क्या है कि अगर आप श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड मतलब बदलाव करना चाहोगे, इट इज वेरी इजी टू अमेंड इट और टू अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। बट उसी के ऑपोजिट अगर आप देखोगे कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने अमेंड करना है तो इट इज वेरी रिजिड, इट इज नॉट इजी टू अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन एक और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इंडिया भी तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, किसकी तरह, श्रीलंका या यूएसए की तरह। तो मतलब या तो इंडिया रिजिड हो गया या तो फ्लेक्सिबल है। नहीं जी,
ना इंडिया रिजिड है, ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। ये मिक्सचर है दोनों का। अब मिक्सचर का मतलब क्या हो गया जी, कि कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं विच आर वेरी इजी टू अमेंड, दे आर फ्लेक्सिबल, आप आराम से अमेंड कर सकते हो, बट कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आप अमेंड नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोविजंस। आप मुझे बताओ कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी एग्जांपल ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो फ्लेक्सिबल होगा कि रिजिड होगा? आपको आंसर ना दूसरे डिफरेंस से ही पता चल जाना चाहिए था, दैट इज पार्लियामेंट इज सुप्रीम। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किससे आया है? पार्लियामेंट से आया है, तो मतलब इट इज वेरी इजी टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? वेरी फ्लेक्सिबल। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, इससे ज्यादा आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कल भी मैंने आपको प्रीएम्बल का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था और आज हम वापस उसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम प्रीएम्बल के बारे में पढ़ लेते कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल कैसे आया, ठीक है, कहां से हम इंस्पायर हुए। देखो पूरे वर्ल्ड में जिस कंट्री ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाया था पहली बार, दैट वाज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका। और अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन विद प्रीएम्बल। तो ये इंस्पिरेशन हमने किससे ली है भाई? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे मैंने बोला, कल भी बताया था कि इट इज ए प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई आपसे पूछे कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसा है इंडिया, प्रीएम्बल पढ़ के बता दो तो आपको पता चल जाएगा। आप उसको ये भी बता दोगे, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो ये बनाते वक्त उन्होंने क्या सोचा। ये बनाते उन्होंने यही सोचा कि इसी के थ्रू, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही मैं अपनी इंडिया को ऐसे देखूंगा एक दिन, जिसमें खुशहाली होगी, जिसमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जिसमें सबको लाइवलीहुड मिलेगी, जिसमें कोई रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई रेस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको जॉब मिलेगी, जिसमें सबके पास हक होगा वोट करने का, सबके पास हक होगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, फ्रीडम होगी सोचने की, फ्रीडम होगी बोलने की, फ्रीडम होगी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की। यही तो कर रहे थे क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, क्या करते हुए? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हुए। तो प्रीएम्बल एक झलक है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए सोचा था, उसकी एक झलक है ये। जैसे मूवी आती है ना कोई, उसका ट्रेलर पहले आता है। ट्रेलर क्या है? एक झलक है कि वॉर मूवी में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ क्या कर रहे। वैसे ही ये एक झलक है प्रीएम्बल कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, क्या मकसद है, क्या गोल्स हैं, क्या नेचर है आपके इंडियन स्टेट की। तो प्रीएम्बल आपको पहले तो पूरा याद होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी मैंने बड़ी बार देखा कि जेकेएसएसबी के इंटरव्यू में आपको कभी बोल देंगे प्रीएम्बल सुनाओ, और प्रीएम्बल आपको आना भी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आहिस्ता आहिस्ता करते मैं आपको एक एक लाइन की सबकी मीनिंग समझाऊंगा, तो इट विल बिकम वेरी इजी। पहले हम प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं। प्रीएम्बल क्या बोल रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. Then comes justice, social, economic and political. Then comes liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Then comes equality of status and of opportunity and to promote among them all. Then comes fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. भैया प्रीएम्बल, अभी कुछ बच्चे होंगे जिनके बिल्कुल आगे पीछे उड़ा होगा,
कान से गया होगा ऐसे करके, डोंट वरी, इसको हम 4 पार्ट्स में तोड़ेंगे, फिर आपको इसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वी द पीपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी द पीपल? क्या है भाई? हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अथॉरिटी कौन है? हम लोग। हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपने आप को दिया है। हम लोग हैं जो पॉलिसी बनाएंगे इस देश की, हम लोग हैं जो वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई ब्रिटेन का गिफ्ट नहीं है या किसी फॉरेन पावर का गिफ्ट नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हमने अपने आप को खुद दिया है। अब नेचर क्या है इंडियन स्टेट की? नेचर है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? सॉवरेन का मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं। देश कब आजाद हुआ? 1947। व्हाट डू यू मीन बाय आजादी? क्या मतलब है आजादी का? इंडिया अगर 1947 में आजाद हुआ तो क्या है? इंडिया एक सॉवरेन कंट्री बना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी? सॉवरेन का मतलब है कि अब इंडिया का इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर इंडिया खुद डिसाइड करेगी। कोई भी इसको गाइड नहीं करेगा उसके इंटरनल मैटर एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर में डील करने के लिए, है ना। कितनी बार आपने न्यूज में सुना होगा यार कि चाइना ने ये जगह में क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हमने अपनी फौज भेज दी वहां पे। मतलब क्या है कि वो हमारी टेरिटरी है भाई, हम इंडिपेंडेंट उसको डिसाइड करने के लिए, तू कौन है यहां घुस रहा है? दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि जो मीन्स एंड प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी गुड्स हैं, वो जो सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस होती हैं, वो बेसिकली किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और गवर्नमेंट इसमें कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। हर एक तबके के लोगों को देखा जाएगा। जो भी कंट्री के गुड्स हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, वो हर एक तबके, ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इक्वली मिलेंगे। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने सोशलिस्ट का मतलब समझाया। अगर बाय चांस आपको और डीप इसके बारे में समझना है तो मुझे जरूर बताएगा। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, जनधन योजना। हमने क्या किया? डायरेक्ट बेनिफिट देना स्टार्ट करा। किसको? फार्मर्स को। अकाउंट्स खुले, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, जो भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज फॉर्म में दे रही है कि भाई इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज्यादा जरूरत है तो इनको सब्सिडाइज करो भाई। अभी भी अगर आपको सोशलिस्ट का अगर मीनिंग नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे आगे जरूर पूछिएगा, ठीक है? कमेंट में करिएगा, मैं कल भी आपको क्लियर करा सकता हूं। सेकुलर बहुत डीप मीनिंग है। सेकुलर का मतलब है कि अगर मैं बोल रहा हूं इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, इट मींस कि इंडिया किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही या प्रैक्टिस नहीं कर रही। इंडिया में हर एक रिलीजन को इक्वल स्टेटस दिया गया है। आपने सुना है कि कभी सुना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया इज ए हिंदू स्टेट और इंडिया इज ए मुस्लिम स्टेट, इंडिया इज ए सिख स्टेट? नहीं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्री में डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान इज ए इस्लामिक स्टेट। म्यांमार डिक्लेयर किया है बुद्धिस्ट स्टेट। बट इंडिया बोलता है कि मेरे लिए हर एक रिलीजन बिल्कुल बराबर है। अगर प्रमोट करनी हुई तो सब रिलीजन को करूंगी, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। डेमोक्रेटिक, बड़ी बार आपने सुना होगा इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में। हालांकि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी
इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। एमपी युगल किशोर वो हमें रिप्रेजेंट करता है कहां पे, पार्लियामेंट में। वहां लॉ बनाते हैं और लॉ को क्या करते हैं, इनैक्ट करते हैं हमारे बिहाफ में। जो इंडिया में डेमोक्रेसी है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और यू कैन से दैट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम रूल करते हैं अपनी कंट्री को हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। नेक्स्ट, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है दैट द हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द इंडिया इज इलेक्टेड। रामनाथ कोविंद, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले कौन थे, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का जब टर्म खत्म हुआ फिर इलेक्शन हुई और रामनाथ कोविंद जी को लाया गया। और रामनाथ कोविंद जी का जब टर्म खत्म हुआ, या तो ये रीइलेक्ट भी हो सकते हैं या इनकी जगह कोई और भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन कि कौन चुना जाएगा। मतलब रिपब्लिक कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका एक फिक्स्ड टर्म होगा एंड ही इज इलेक्टेड। मोनार्क नहीं होगा जैसे ब्रिटेन में है, जिसमें हेरिडिटरी चलेगा। मैं मरूंगा, रामनाथ कोविंद मरा, उनका बेटा बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्टेड, जिसको हम वोट करेंगे वही हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। अब ऑब्वियसली प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में जिसको प्रेसिडेंट का वोट आएगा, जो खड़ा होगा इलेक्शन में, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही क्या बनेगा, हेड ऑफ स्टेट। ना कि जो पीछे बना था वही कंटिन्यू करेगा। नहीं, वो कंटिन्यू तब करेगा जब वो इलेक्शन जीतेगा। ये नेचर है हमारे इंडियन स्टेट की। सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अब गोल्स क्या हैं? गोल्स ये हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस किस किस बेसिस में? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। सोशल जस्टिस का मतलब हो गया, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, लेटर वैदिक एज अगर देखोगे वहां पे एक सिस्टम था, चतुर्वर्ण सिस्टम। उसमें क्या था, ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास, और एक ऐसा भी तबका था जो उस कैटेगरी में आता ही नहीं था। उनको बोलते अनटचेबल्स, जिनको बाद में अनटचेबल्स बोला गया, या और गांधी जी ने उनका नाम क्या रखा था, हरिजन रखा था उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। देखो, उनको कोई राइट नहीं था, ना वो टेंपल में एंट्री कर सकते थे, ना वो कोई रिचुअल प्रैक्टिस कर सकते थे। उनको बिल्कुल अलग रखा था, आइसोलेटेड थे वो। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ तो हमने इस चीज को बहुत ध्यान में रखा कि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई भी ऐसा ना हो कि सोशली क्या हो, एक्सप्लॉइट हो। सबको सोशल जस्टिस में सबको बराबर देखा जाए, कोई अनटचेबल्स नहीं है। इसी के लिए तो हमने क्या किया है, अनटचेबिलिटी को अपने फंडामेंटल राइट, जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, सोशल जस्टिस, कि अब सबको बराबर, सब बराबर देखे जाएंगे, चाहे वो कोई भी कास्ट से है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। किसी भी सेक्शन से हो ना भाई, अगर आप 18 साल के हो, यू हैव द राइट टू वोट, यू कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, एंग्लो इंडियन हो, यू हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि सबको इकोनॉमिकली
इक्वालिटी मिले। अगर बाय चांस कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनका लाइवलीहुड बहुत बेकार है, खत्म है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है ये काम है गवर्नमेंट का कि सब्सिडाइज करें उनको, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसीज फ्रेम करो, लॉज लाओ, उनको अपलिफ्ट करने के लिए पैसा खर्चो उन पे। यह है इकोनॉमिक जस्टिस। लिबर्टी क्या? लिबर्टी आजादी सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। मेरी मर्जी है ना भाई, मैं जिसकी मर्जी पूजा करूं। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है क्या कि आप इसी की पूजा कर सकते हो या आप इसी की पूजा कर सकते हो? नहीं, आपका हक है, आप आजाद हो, अपने आप को एक्सप्रेस करो किसी भी वे में। देखो ना, कभी कभी आप देखो द हिंदू में कार्टून, कितने कार्टूनिस्ट होते हैं जो कार्टून के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। ये किसने उनको हक दिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया कि अगर आप बोल के एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, आप कार्टून बना के एक्सप्रेस करो भाई, कौन सी रोक टोक है? देन कम्स इक्वालिटी, सम्मानता किसी भी चीज में। कानून के नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो अंबानी का बेटा हो, चाहे वो 1000 रुपए कमाने वाला किसान का बेटा हो। अगर उसने गलत किया है, जो क्राइम उसने किया है और जो क्राइम इसने किया है, हम उसमें कभी भी कानून ये नहीं, इनइक्वालिटी इस बेसिस पे नहीं करेगा कि वो अंबानी का बेटा या किसान का बेटा। नो, दोनों वेल क्वालिफाइड हैं, तो दोनों को इस बेसिस पे कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि वो अंबानी का बेटा उसको जॉब दे दे, ये फार्मर का बेटा इसको जॉब ना दी जाए। इसीलिए राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट किए गए। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या? भाईचारा। मुझे बताओ इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है भाई, लैंग्वेज, कल्चर, कपड़े पहनने से ले लो आप, रीजनल डाइवर्सिटीज। लेकिन फ्रेटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? चाहे आप कितने ही सोच में अलग हो, भाषा में अलग हो, कल्चर में अलग हो, लेकिन पैदा एक ही सॉइल से, एक ही मदर सॉइल है। इंडिया, भाईचारा, दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेटर्निटी टर्म, राइट। और फिर लास्ट में क्या है कि हमने कौन सी डेट में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा? कौन सी डेट है? 26 डे ऑफ नवंबर 1949। आज का बच्चों लेक्चर में यही खत्म करूंगा। आगे भी प्रीएम्बल का छोटा सा पार्ट है। अभी मैं भी बहुत टायर्ड हूं, बहुत टेक लिए हैं इसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ भी मुझसे अगर थोड़ी बहुत गलती होती है, स्लिप ऑफ टंग है, विदाउट फैन इतनी ह्यूमिडिटी इस रूम में वीडियो बनानी पड़ती है, बहुत टफ हो जाता है। तो कुछ भी अगर होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई भी डाउट आए ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि उस डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि कल नाम नहीं लूँगा, ये बता दूँ कल आपके इकोनॉमिक्स के लेक्चर स्टार्ट होने वाले, ठीक है। सर कल कंटिन्यू करेंगे, खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने तो आपको बता दिया था, मेरे गुरु हैं, मेरे आइडल हैं, मेरे मेंटर हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड है, हर वक्त मुझे मोटिवेट करते थे। और आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है, पॉजिटिव लोगों की। और हमारे चैनल में हम सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही, जिनका विजन ज़्यादातर बच्चों का वेलफेयर हो, उन्हीं को इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मुझे पता चलना चाहिए कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे मेरी कमी है, कहाँ मुझे दूर करनी है कमी, और कहाँ मुझे और इम्प्रूव करना है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।